हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं यह सुबह 6 बजे वाली कैप्सूल क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के 4 महत्वपूर्ण नियम पढ़ेंगे, जो आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछा जाता है। और मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ, आप कहीं से भी पढ़ाई करते हो, लेकिन यह सुबह की 6 बजे वाली क्लास आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी, क्योंकि इस क्लास का मेरा टारगेट है कि हर रोज आपको 5 से 7 क्वेश्चन तैयार करवाऊं। अगर एक महीने आपने लगातार क्लास को कर लिया तो आपके 210 प्रश्न तैयार हो जाएंगे, 200 प्रश्न तैयार हो जाएंगे। 5-6 महीने कर लेंगे तो 1000-1200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, आपको पता है कुल मिला कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके 10 गुना 20 गुना क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक थॉट्स के साथ में। क्या संभव है और क्या असंभव, ये दोनों का फर्क केवल आपकी सोच और मेहनत पर निर्भर करती है। ये बहुत बड़ी बात है आप सभी। वही कहा जाता है ना कि बड़ी से बड़ी चीजों को, बहुत से असंभव से असंभव चीजों को अगर आपने सोच कर, अगर आपने ठान कर मेहनत कर लिया ना, तो उसे आप प्राप्त कर ले। आपने बहुत देखा होगा यूट्यूब पे वीडियो, मैंने देखा है एक छोटी सी बच्ची जिसके मतलब हाथ भी ठीक नहीं थे, और वो मतलब वो वीडियो वायरल है, मैंने देखा, आप देखेंगे तो मिल जाएगी। वो कॉलेज में जाती है और जो मिड डे मील का खाना मिलता है उसको कैसे खाती है और कितना मेहनत से खाती है वो बच्चा। मतलब मैंने देखकर खुद ही मुझे लगा कि देखो, इसके पास हाथ भी नहीं है फिर भी वो मेहनत करने के लिए तत्पर है और तैयार है। और इसके बहुत बड़े एग्जाम्पल्स आप देश के बहुत बड़े पद पे रहे हुए, नाम मैं नहीं बताऊंगा, नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। उनके पास कुछ भी नहीं था, उनके पास केवल हौसला था। और वो हौसले के दम पे रात में स्ट्रीट लाइट जो कि गलियों में लगती है उसके नीचे बैठकर जीरो से उठकर देश के सर्वोच्च पद तक उन्होंने गया, पेपर तक बांटे थे। मैंने बोला ना, क्या संभव है क्या असंभव है, ये केवल आपके सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आप क्या सोच रहे हो और कितना मेहनत कर रहे हो। आप किस घर में रह रहे हो, गर्मी लग रही है, रात को मच्छर लग रहे हैं, ये सब चीजें डिपेंड नहीं करती है। डिपेंड ये करता है कि आप इन सभी चीजों को सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे, इन सभी चीजों को लाइटली ले रहे हो या फिर इन सभी चीजों को देखकर सो जा रहे हो, है ना। ये इस पे डिपेंड करता है। या इन सभी चीजों को साइड करके आप अपने मेहनत को, अपना मेहनत जो कर रहे हो उसको लगातार बनाए रखते हो। अगर लगातार बनाए रखते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता हाथ मिलेगी। समस्याएं किसको नहीं आती, समस्याएं तो सबको में आती, सबके सामने एक न एक समस्या होती रहती है। और इन समस्याओं को नजरअंदाज करके अच्छे तरीके से सफलता को प्राप्त करना यही जिंदगी का आर्ट कहा जाता है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं उन सभी बच्चों को बताना चाहता हूं जो अभी से पढ़ाई करना चाहते हैं, जो अभी से नई शुरुआत करना चाहते हैं, जिनकी अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी कुछ भी नहीं हुई, वो कहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, बैकलॉग ज्यादा हो गया, वही बात ना। और वो सोच रहे हैं कि 90+ नहीं आ पाएगा, वो सोच रहे हैं कि उनको संभव नहीं है 90+ लाना। भाई आपकी सोच और आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग अभी से एक न्यू बैच स्टार्ट किए जिसमें चैप्टर 1 से पूरी क्लासेस दे रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर अभी से पढ़ेंगे तो सिलेबस कंप्लीट होगा, कैसे होगा। वही बात, आपकी मेहनत और आपकी सोच अगर आपके साथ है तो आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी टीम देख लीजिए, 10 लोग आपको इसमें पढ़ाएंगे। डेली 10 घंटे की क्लासेस चलेगी। अगर आप 10 घंटे मेरे साथ डेली पढ़ाई करते हैं, 10 घंटे और प्लस में 4 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 घंटे पढ़कर उसको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। तो 4 घंटे अगर आपने सेल्फ स्टडी कर लिया तो अब से भी पढ़कर आप बोर्ड परीक्षा में 90+ ला सकते हैं। हम लोग उसको लेके चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर, ये हो चुकी हैं। अगर आप लेट कर रहे हैं तो आप पीछे ही हो रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको देखिए डेली लाइव क्लासेज मिलेंगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, क्लास नोट का PDF मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट हर एक शनिवार को होगा, स्टडी मटेरियल के रूप में आपको बुकलेट दी जाएंगी, आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर कवर कराए जाएंगे। इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो 90+ लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इतना करके पचा के रखना पड़ेगा, मतलब इतना पढ़कर उसे याद रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ेगी 4-5 घंटे डेली। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नियम और पहले चैप्टर से आप सभी को याद होगा, अगर याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना सभी लोग। नियम क्या है? कूलाम का नियम। देखो, कूलाम का जो नियम होता है ना, ये दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले
बल के बारे में बताता है। जैसे मान लो यहां पर आप हो, ये आप हो, ठीक है ना, और ये दूसरा कोई है। अब कौन है ये आप लोग गेस कर लेना। आप सबका तो एक ही होगे नहीं, तो हम किसको बताएं, है ना, आप सबका अपना अपना अलग अलग होते हैं। तो ये आप हो, आप पर अगर Q1 चार्ज है और दूसरा उस पर Q2 चार्ज है ना, Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना, दोनों के घर के बीच की दूरी r है। तो गुलाम ने बताया कि इन दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाले बल के बारे में उन्होंने बताया। उन्होंने कहा इन दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल जो होगा, इन दोनों आवेशों, इनके ऊपर जो आवेश है Q1 Q2, इनके गुणनफल के अनुपाती, है ना। दो बिंदु आवेश इसे कहा जाता है। थोड़ा सा मुझे पतला कर लेने दीजिए, है ना। दो कूलाम के अनुसार तो बिंदु आवेशों के मध्य कार्य करने वाले बल, करने वाला जो बल होता है, आवेशों के गुणनफल, इनके बीच जो आवेश है इसके गुणनफल जो होता है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी ये दोनों आवेश जो है ना, इनके ऊपर जो Q1 Q2 आवेश है, ये जो इनके बीच बल कार्य कर रहा है, ये दोनों आवेश है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके मध्य की जो दूरी है r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, तथा मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ये कूलाम का नियम है, यानी F का बल जो है इनके वर्ग बीच की दूरी है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। इसको समीकरण नंबर 1 माने, समीकरण नंबर 2 माने। भाई अब कौन किसके बल, किसके बीच का बल है, भाई जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप किसके बीच में बल लगाते हो, ठीक है। ये जो बल है ना, ये प्रोपोर्शनल, दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से। आपको बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, लेकिन ये फिगर ऐसा मत बना देना, नहीं तो फिर एग्जामिनर आपको नंबर की जगह कुछ और दे देगा, ठीक है ना, और कुछ और साबित कर देगा आप लोगों को, ठीक है। Q1 Q2 अपान r इसको एक साथ लिखें। देखो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए r स्क्वायर, इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए यहां पर एक नियतांक का यूज किया जाता है जिसको कहा जाता है k। इसको क्या कहा जाता है, k। ये एक नियतांक का यूज किया जाता है, कांस्टेंट का यूज किया जाता है। यहाँ पे बल F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k Q1 Q2 अपान r स्क्वायर, और इस k का मान प्रयोगों द्वारा देखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर इसका मान 9 × 10 के पावर 9 होता है। हम लोग कूलाम के बल को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान r स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर बल F इज इक्वल टू 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 अपान r स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये आपके कूलाम का नियम हो गया। कितना आसान नियम है। दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला जो बल होता है, इनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके मध्य के बीच की दूरी का जो होता है, इनके मध्य की दूरी का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ये कूलाम का नियम, एकदम आसान नियम। जैसे दो आवेश रखे हैं, इन दोनों आवेशों के मध्य जो कार्य करने वाला बल होता है, अब बल कैसा भी हो सकता है भाई, दो लोगों के बीच में दो प्रकार के बल लगते हैं। या तो आप उसको पसंद करोगे, लाइक करोगे, मतलब उसको आकर्षित करोगे, उसको साथ में रखना मतलब चाहोगे साथ में रहे हमेशा, या फिर उसको हेट करोगे, या फिर उससे कहोगे भाई तू दूर रहो, या फिर देखते ही डंडा निकाल के दौड़ाओगे मारने के लिए। तो ये प्रतिकर्षण बल हो गया। तो या आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों में से कोई भी बल होगा, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती कूलाम ने बताया होता है, यानी दोनों आवेश है, इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा इनके मध्य की जो दूरी r है ना, इस r के गुणनफल के r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। ये कूलाम का नियम होता है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और कूलाम के नियम में यहाँ पे के कांस्टेंट होता है, के का मान 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है, या फिर 9 × 10⁹ होता है, या फिर इक्वल टू वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होगा, या फिर F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q1 Q2 अपान R स्क्वायर के बराबर होता है। आया समझ में? अगला नियम चला जाए। ये 4 नियम जो आज आप लोगों से डिस्कस करने वाले ना, चारों के चारों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉस का नियम, गॉस का नियम क्या होता है बताओ? देखो, एक बंद पृष्ठ मैं लेता हूं, एक बंद कमरा, कमरा क्या है ये देखो, मैं कमरा नहीं बना रहा हूं, ठीक है, फिजिक्स में बंद पृष्ठ को ही बंद कमरा समझा जाता है। कुंडी लॉक हो जिसमें ना, कुंडी बंद हो, ठीक है, वही। इसमें कई सारे आवेश रखे हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 डॉट 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 Qn आवेश रखे। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का, जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है, यह पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। कुल आवेश को हम लोग क्या लिखते हैं, सिग्मा क्यू लिखते हैं, अपान ε0 हो जाएगा। ये गॉस का प्रमेय है, इसको हमें स्टेटमेंट के रूप में लिखना है। ये तो मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया। क्या है गॉस का प्रमेय? किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय, ये आपको पता भी होगा। अगर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना स्टेटमेंट इसका, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये गॉस का प्रमेय होता है, ठीक है। अगला प्रमेय हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, है ना, उससे पहले हम लोग एक बार इसको रिपीट करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्या होता है गॉस का प्रमेय? मैंने बताया फिजिक्स के भाषा में एक बंद कमरा में जितना लोग हैं सबका आवेश लेंगे, कुल आवेश का योग लेंगे, कुल आवेश का 1/ε0 गुना कर देंगे, वही उस बंद पृष्ठ से, उस बंद कमरे से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। तो हमने गॉस के प्रमेय में क्या लिखेंगे? गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1 कितना गुना होता है? बोलो, लिखो कमेंट बॉक्स में, सभी लोग भूल जाओगे हमेशा। 1/ε0 गुना होता है। लिख देना नीचे कमेंट बॉक्स में, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। याद हो जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार पूछा भी जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट नियम पे, किरचॉफ का नियम। किसका नियम? किरचॉफ का नियम, कीड़ा और चाप का नियम है, ठीक है। देखो, किरचॉफ एक वैज्ञानिक थे जो जटिल से जटिल परिपथों को, जटिल से जटिल परिपथ का मतलब समझो, कोई ऐसे आपका ऐसे इस तरह से तार गया है, कोई ऐसे आप घर में वायरिंग कराते हो ना, इतना मोटे मोटे तार लगा देते हो वायरिंग में, इतना मोटा, इधर से इतना मोटा तार लगाते हो, उधर से इतना मोटा तार लगाते हो। अगर देख लेना वायरिंग में कितना मोटी मोटी तार होता है, उसमें कैसे समझते हैं किसका प्रतिरोध कितना, किसका, किसमें धारा कितना जा रही है, किसमें कौन सा समांतर क्रम में, कौन सा श्रेणी क्रम में, इसमें धारा कितना जाएगा। इन सभी चीजों को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कौन कौन 2 नियम थे? किरचॉफ ने कितने नियम दिया था? 2 नियम दिया था। वही बात, किरचॉफ ने 2 बच्चे पैदा किए, है ना। कौन कौन होते हैं बताओ, है ना, कौन कौन 2 नियम दिया था? पहला उन्होंने नियम जो दिया था, है ना, पहला नियम, किरचॉफ ने 2 नियम दिया था, जिसमें पहला नियम जो था, क्या नाम था उसका? बताओ बताओ जरा। संधि या लूप, संधि या धारा का नियम, संधि या फिर धारा का नियम, ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या था बताओ?
दूसरा नियम क्या था? दूसरा नियम क्या था? लूप या फिर वोल्टता का नियम। लूप या फिर वोल्टता का नियम। वोल्टता का नियम, ये दो नियम किरचॉफ ने दिया था। तो सबसे पहले हम लोग पहला नियम पढ़ेंगे, संधि या धारा का नियम। संधि या फिर धारा का नियम। संधि या धारा का नियम क्या होता है? संधि या धारा का नियम, देखो इस नियम के अनुसार, देखो मैं एक संधि बनाता हूं और इस संधि पर जितनी धाराएं आ रही हैं जा रही हैं सभी धाराओं को लिख रहा हूं। एक संधि पर आने ये I1 धारा है, ये I2 धारा जा रही है, फिर ये I1 I3 धारा ये भी जा रही है, ये I4 धारा ये भी जा रही है, ये I5 धारा है जो कि आ रही है, I6 धारा जो कि आ रही है, I7 धारा जो कि आ रही है, I8 धारा जो कि आ रही है, यानी ये संधि है। तो संधि की ओर आने और जाने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ का नियम था। क्या नियम था? किसी वैद्युत परिपथ में संधि की ओर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी वैद्युत परिपथ में, वैद्युत परिपथ में संधि की ओर, संधि पर या संधि पर लिखो, संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम था, पहला वाला नियम। ये देखो संधि है आपका, इस संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इसमें एक नियम लगाया जाता है। वह नियम यह होता है कि जो संधि की ओर धारा आती है, संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक लिया जाता है। संधि की ओर आने वाली धारा को क्या लिया जाता है? पॉजिटिव लिया जाता है। और संधि से दूर जाने वाली धारा को, संधि से दूर जाने वाली धारा को क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। अब संधि की ओर कौन कौन सी धारा आ रही है बताओ? देखो ये I1 आ रही है, I5 आ रही है, और I6 आ रही है, I7 और I8। इन सभी को पॉजिटिव ले लो। I1 प्लस I क्या प्लस इसके बाद I5 प्लस I6 प्लस I8, ठीक है। I5 6 7, अच्छा I7 भी है, प्लस I7। ये सब धाराएं क्या लिए पॉजिटिव लिए। और संधि से दूर कौन कौन धारा जा रही है बताओ? I4 जा रही है, इसको माइनस ले लो I4 को, ठीक है। और संधि से दूर कौन जा रही है? इसको भी माइनस ले लो I2 को। और संधि से ये 3 वाला भी दूर जा रही है, इसको भी माइनस ले लो I3 को। ये कुल मिला के 0 के बराबर। वही बात जो जब कोई घर आता है तो भाई उसको प्लस लिया जाता है ना। हाँ, घर में एक लोग आ गए, मान लो आपके घर में 10 लोग हैं, 3 लोग और आगे घर, तो 13 लोगों का खाना बनाओगे। और घर से 4 लोग चले गए तो कितने लोगों का खाना बनाओगे? 6 लोगों का खाना बनाओगे ना। तो वही बात, जो इस संधि से दूर जा रही है उसको घटा देंगे, जो संधि की ओर आ रही है उसको जोड़ देंगे। और इस तरह से समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? हमेशा शून्य होता है। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, ठीक है। किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे हम लोग वोल्टता या फिर लूप का नियम कहते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा प्रश्न आप सभी लोगों से। प्रश्न ये है कि ये किरचॉफ का जो प्रथम नियम है, जिसे हम लोग धारा नियम कहते हैं, यह किस के संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करता है? इस बात को आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को या फिर आवेश संरक्षण के सिद्धांत को, किसके सिद्धांत को फॉलो करता है, ये आपको बताना है। मैं आपको 2 ही ऑप्शन दिया हूं, हालांकि कोई क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, ऊर्जा संरक्षण या फिर आवेश संरक्षण, ये आपको बताना है, ठीक है। हम चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पे, ठीक है। देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसे लूप का नियम कहा जाता है,
द्वितीय नियम। क्या कहा जाता है, जिसे जिसे क्या कहा जाता है, जिसे हम लोग लूप का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप का नियम। लूप का, ठीक है, या फिर उल्टता का नियम। क्या होता है किरचॉफ का द्वितीय नियम? किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा और उनके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है, उस बंद पास में गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होता है ना, उस बंद पास में सभी वैद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ, यही आपका द्वितीय नियम होता है ना। किसी परिपथ के प्रत्येक, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध, जो संगत प्रतिरोध का गुणनफल के जो बीजगणितीय योग होता है, बीजगणितीय योग जो होता है, बीजगणितीय योग जो उसका बीजगणितीय योग होता है, बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग के बराबर होता है, लगे विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिग्मा आई आर, ये जो होता है इज इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर होता है, जहां पे आई क्या है, जहां पे आई क्या है, धारा है, और आर क्या है, प्रतिरोध है, और ई क्या है, विद्युत वाहक बल, ये है। ठीक है ना। ये आपका किरचॉफ का कौन सा द्वितीय नियम होगा। अब रह गई बात होमवर्क की। सर होमवर्क, अब देखो ये आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होने वाला है। ये क्या होमवर्क होने वाला? बायो-सेवर्ट का नियम आप सभी लोगों के लिए होमवर्क होने वाला। ये 4 नियम आप सभी लोगों को करना है तैयार किसी भी तरीके से। अब हम एक नया सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस क्लास में। अगर आप लोग एग्री हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। अब हम लोग डेली 2 होमवर्क आपको दिया करेंगे। एक होमवर्क जो कि क्लास से रिलेटेड टॉपिक होगा, एक होमवर्क जो कि अदर टॉपिक पे होगा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट होगा। दिन भर में आपको उस होमवर्क को करना होगा और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम नंबर मैं बताऊंगा, ठीक है, उस पर आपको सेंड करना होगा। मैं तो सभी को देख नहीं पाऊंगा, इतना तो है, लेकिन जनरली 10-20 बच्चों का मैं डेली देखा करूंगा। इससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल जो होता है, आपकी जो लिखने की क्षमता होती है वो बढ़ेगी। देखो ये जो प्लान है, एक सागर नाम का बच्चा था, उन्होंने मुझे दिया था, तो मैं सागर को हम तो धन्यवाद बोलना ही चाह रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में धन्यवाद बोलिएगा सागर को। ये मेरा प्लान नहीं है, सागर का प्लान है। अगर आप लोग तैयार होंगे तो बताइएगा, मैं इसको आज से ही शुरू कर देंगे इस चीज को, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, जो बच्चे नए हैं उनको लेट करने की जरूरत नहीं है, इस क्लास को सभी लोग ज्वाइन कर लो। सभी लोग, असंभव को संभव बनाने की तैयारी इसी क्लास से हो रही है, ठीक है ना। चलो शुरुआत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।